दोस्तों, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के ओल्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन दिशा वाली बुक से लिए गए हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। तो इसके नीचे व्याख्या भी दी हुई है प्रश्नों की। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कोशिका की किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी व्याख्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। बाह्य झिल्ली चिकनी होती है और भीतरी झिल्ली अंगुलीनुमा संरचना बनाती है। इसमें उपस्थित एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है, जिससे ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए इसको कोशिका का शक्तिगृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये क्या होती है? कोशिका भित्ति। व्याख्या क्या है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति के आधार पर अंतर किया जाता है। कोशिका क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायपादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो अंतःप्रद्रवी जालिका और कोशिका कला, ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो व्याख्या इस प्रश्न की, पौधे में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतुओं में पर्णहरित का भी अभाव होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका और कोशिका कला दोनों में पाई जाती है। कोशिका में कौन पाचन थैली या आत्महत्या की थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन रेने डी ड्यूवे ने 1955 में की थी। इन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष 1974 में मिला था। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिकाए में होता है। जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंगाणुओं को लाइसोसोम कहते हैं। यह झिल्ली पुट्टिका संरचना होती है, जो स्वेष्टन विधि द्वारा गोल्जिकाए में बनते हैं। पृथक्कीकृत लयनकाय पुट्टिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम, हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटोएजेज और कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। यह अंततः कोशिकीय पाचन में मदद करता है। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो लाइसोसोम। कोशिका के निम्नलिखित में से किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है? लाइसोसोम में। तो लाइसोसोम में दोहरी झिल्ली होती है, अनुपस्थित होती है। अगला, निम्न में से कौन से कोशिकांग में सरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं? गोल्जिकाए में। तो सरूपण तल और परिपक्वन तल होते हैं। सिस और ट्रांसफेज। कैमिलो गोल्जी 1898 में पहली बार केंद्र के पास घनी रंजित जालिका व संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जिकाए कहा गया। गोल्जी कुंड केंद्र के पास केंद्रित व्यवस्थित होता है, जिनमें निर्माणकारी सतह उन्नतोदर शिश व परिपक्व सतह उत्तलावतल ट्रांस होता है। अंगक शिश व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग अलग होते हैं, लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। गोल्जिकाए का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतरकोशिकीय लक्षण तक पहुंचाना या कोशिकाओं के बाहर स्रवण करना है। जंतु कोशिका व पादप कोशिका से भिन्न होती है। तो जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है। किस कारण? कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होता, तारक केंद्रक होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। तो ये उपरोक्त सभी है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका यह केवल प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है, लेकिन पादप कोशिका यह प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति से भी घिरी होती है। हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं होते और पादप कोशिका में हरित लवक होता है। एक या दो तारक केंद्रकों सहित सेंट्रोसोम होता है जंतु कोशिका में, लेकिन पादप कोशिका में इनमें दो छोटे साफ क्षेत्र होते हैं, जिन्हें ध्रुवीय टोपी कहते हैं। अब जंतु कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन पादप कोशिका में नहीं होता। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण के समय, ये पहले पीछे वाला देख लेते हैं। तो राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। यह या तो कोशिका में मुक्त अवस्था में पाया जाता है या अंतःप्रद्रवी जालिका या नाभिक कला के साथ संयुक्त होते हैं। इसकी खोज जंतु कोशिका में जॉर्ज पेलेड ने की थी। जॉर्ज पेलेड ने किसकी खोज की थी? राइबोसोम की। कोशिका में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषक वर्णक होता है, निम्न में से कौन सी होती है? तो हरित लवक। यह प्रकाश का अवशोषण करती है। क्लोरोफिल पर्णहरित हरित लवक हरे रंग के होते हैं, जो पौधे की पत्तियों व तनों में पाए जाते हैं। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं मैग्नीशियम तत्वों से होता है। हरित लवक क्लोरोफिल में पर्णहरित नामक प्रकाश अवशोषक वर्णक पाया जाता है। इसके अलावा केरोटिन और जेंथोफिल नामक सहायक वर्णक भी होते हैं। हरित लवक का मुख्य काम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करना है। मैग्नीशियम का उपयोग होता है। तो मैग्नीशियम का उपयोग होता है क्लोरोफिल के निर्माण में। वह जैविक क्रिया जिसमें O2 मुक्त होती है। तो क्या? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया जिसमें प्रत्येक पौधे समय में उपस्थित क्लोरोफिल या सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त करते हैं। पौधे वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड व मृदा से जल लेकर यह क्रिया करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 6 CO2 और 12 H2O के अणु प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक पत्तियों के हरित लवक में
ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ में जल और ऑक्सीजन बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये ऑक्सीजन जल से आती है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। पर्णहरित सहायक होता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। बाकी ये सभी दिए हैं, ये क्या है? गलत है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ना कि कार्बोहाइड्रेट का होगा। और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जल में रूपांतरण, ये नहीं होता, जल का विखंडन होता है। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, तो यह जल का प्रकाश अपघटन करती है। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा ये जल का प्रकाश अपघटन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं में प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो स्तंभ कोशिकाएं स्टेम सेल्स होती है, ये इसके लिए असत्य बताना है। तो ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये सत्य है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, ये भी सत्य है। एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, ये भी सत्य है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये असत्य है। अब पीछे वाला देखते हैं। तो स्तंभ कोशिका स्टेम सेल, मूल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जिसमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता मिलती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। जीव वैज्ञानिक के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग में किया जा सकता है। यदि हृदय या आंख की कोर्निया की कोशिका खराब हो जाए तो उन्हें स्टेम सेल द्वारा विकसित कर प्रत्यारोपण किया जा सकता है। स्टेम कोशिकाओं को स्रोत या उनकी स्थिति के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया। भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं, ये कोशिकाएं भ्रूण में पाई जाती है। भ्रूणीय जन कोशिकाएं भ्रूणों के वृषण व अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाएं, जिसमें ये विकसित होते हैं। गर्भ स्तंभ कोशिकाएं, ये कोशिकाएं वयस्क भ्रूण जिसके नाक नक्श दिखने लगते हैं उसमें पाई जाती है। इन्हें फिटस स्तंभ कोशिकाएं भी कहते हैं। वयस्क स्तंभ कोशिकाएं वयस्कों के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं जो क्षमता में बहुक्षम होती है, यानी विभाजन से अपने जैसी कोशिकाएं बनाने के अलावा कुछ अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी बना सकती है। कोशिकाएं सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक है, जो प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है एटीपी से। पौधों में ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण क्रिया ही एटीपी निर्माण की एकमात्र क्रिया है तथा CO2 के स्वांगीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण एवं अन्य DPH2 के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक ATP का निर्माण कर सकते हैं। ADP प्लस अकार्बनिक फास्फेट बनती है ATP प्लस जल। ATP जनन के लिए इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इसके लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रकाश की आवश्यकता होती है, O2 की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण में ATP दो पदों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रथम, यह अन्य DPH2 द्वारा CO2 के अपचयन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, जो प्रकाश अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है। आगे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे को आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड की। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे को सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व मृदा से शोषित जल द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से पौधे में भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता? तो प्रकाश संश्लेषण, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों द्वारा संपादित की जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। हरे पौधे से में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना। एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रत्येक खाद्य श्रृंखला सूर्य से ऊर्जा के साथ शुरू होती है। हरे पौधे स्वकोषी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रकाश संश्लेषण नामक रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। ये आगे पैक करते हैं। पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो सिर्फ 1% भाग ही है। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता का अगले स्तर तक पहुंचाती है। तो कितनी अभी किसी आहार श्रृंखला के में से प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की औसतन मात्रा जो कि उपभोक्ता तक अगले स्तर में, तो ये कितनी होती है? 10%। ये 10% का नियम होता है। तो खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% का वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम कहते हैं। लिंडेमान के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है ग्रेना में। तो प्रकाश की अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रेना में। तो क्लोरोफिल में एक झिल्ली तंत्र होता है। ग्रेना और स्ट्रोमा, लेमेले और स्ट्रोमा तरल। क्लोरोफिल के सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और ATP और अन्य DPH का संश्लेषण करता है। लवक में ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया व पिट्टिका यानी स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है जो
शर्करा का संश्लेषण करता है जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। पौधों की प्रकाश संश्लेषी क्रिया मनुष्यों सहित पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? तो मेलविन कैल्विन ने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कार्बन स्थिरीकरण क्रिया को समझाया। इन्होंने कैल्विन चक्र का प्रतिपादन किया। इस खोज के लिए इन्हें वर्ष 1961 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो इन्हें प्रोटीन संश्लेषण। हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है जिसने आनुवंशिक कोड की व्याख्या करने तथा प्रोटीन संश्लेषण में जीनों के कार्य निर्धारित करने हेतु जेनेटिक कोड की खोज के लिए वर्ष 1968 में M.W. नीरेनबर्ग तथा R.W. होली के साथ संयुक्त रूप से चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो देखो अब हम ये पढ़ते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो वो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन श्वसन के दौरान वो क्या लेते हैं, हमारी तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पौधों की पत्तियों में गैस आदान प्रदान की दो क्रियाएं लगातार चलती रहती है। पहली श्वसन क्रिया तो अन्य सब जीव जंतुओं की भांति श्वसन में 24 घंटे जारी रहता है जिसमें पौधे ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरी क्रिया भोजन बनाने के समय अर्थात प्रकाश संश्लेषण की जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित क्यों नहीं है? क्योंकि पेड़ खालिस्तान छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात के समय श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो पेड़ पौधे हैं जो कि रात को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन नहीं। इसलिए रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड तथा दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पिंपल का वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। ये है संध्या प्रकाश। तो संध्या प्रकाश के समय पर्याप्त धूप नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण धीमा हो सकता है और बंद भी हो सकता है, श्वसन भी आता है। इस समय पौधे कोई भी गैस नहीं छोड़ते। पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है? पादप प्रजनन पादप प्रजातियों का एक उद्देश्यपूर्ण परिचालन है ताकि वांछित पादप किस्में तैयार हो सके। यह किस्में खेती के लिए अधिक उपयोगी होती है, अच्छा उत्पादन करने वाली व रोग प्रतिरोधी होती है। पर्णवृंत होता है, पर्णवृंत हरी व चपटी। तो पर्णवृंत हरा, चपटा व बेलनाकार गुद्देदार स्तंभ है जिसमें अनेक पर्व संधियां तथा शूल या कंटिकाएं वाष्पोत्सर्जन कम करने हेतु रूपांतरित पत्तियां पाई जाती हैं। यह प्रकाश संश्लेषण तथा अन्य जल ग्रहण करता है। उन पौधों में पाया जाता है जो शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं। उदाहरण है ओपुंशिया नागफनी। अब ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम है। ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस का EMP पाथवे होता है। EMP पथ। अनोक्सी श्वसन जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज के पायरूपी अम्ल में विखंडन कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम एम्डेन मेयरहोफ पार्सन ने किया था। उपनाम फर्स्ट EMP पथ शर्करा किण्वन सुगर फर्मेंटेशन। पौधे के श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरूपी अम्ल में विघटन कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में क्रेब्स चक्र संचालित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोज अणु दो पायरूपिक अणुओं में टूटता है जिनका ऑक्सीकरण एक चक्रीय पथ के रूप में मैट्रिक्स में विभिन्न श्वसन एंजाइमों के द्वारा होता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया? तो कैमिलो गोल्जी ने। कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो कौन सी प्रावस्था में होता है? एस। कोशिका भोजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्रण का निर्माण कौन सी अवस्था में करती है? तो ये कौन सी अवस्था में करती है? ये करती है पूर्वावस्था फर्स्ट में। कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? तो जाइगोटीन में। सिनेप्सिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? जाइगोटीन में। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधे कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रखने में सक्षम होती है? हाइपोटोनिक। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। किस कोशिका में क्रिस्टी पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कहा जाता है। इसकी आंतरिक झिल्ली के भीतर उंगलीनुमा संरचना निकली होती है जिन्हें वलय या क्रिस्टी कहते हैं। यह प्राय जंतु कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? तो युग्मक। पौधे का युग्मक भाग अगुणित होता है। एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति होती है। तो एक प्रारूपिक पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति कौन सी होती है? तो प्रीदीय होती है। प्रारूपिक पादप कोशिका में एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति प्रीदीय होती है। इसके केंद्र स्पष्ट रूप से नहीं पाए जाते। तो हमारा ये एक टॉपिक पूरा हुआ। ये कोशिश ये रहेगी कि इस पूरी किताब के इसी माध्यम से वीडियो बनाई जाए ताकि आपको भी इससे कुछ सहायता मिल सके और आप भी ओल्ड क्वेश्चनों का रिवीजन कर लें।